नमस्कार श्रोताओं, आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ सादत हसन मंटो द्वारा लिखी कहानी महमूदा। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी। मुस्तकीम ने महमूदा को पहली बार अपनी शादी पर देखा। आरसी मुसफ रस्म अदा हो रही थी। ये एक ऐसी प्रथा है जिसके अनुसार दुल्हन के अंगूठे में एक बड़े शीशे वाली अंगूठी पहनाते हैं, जिसमें दूल्हा को दुल्हन की सूरत दिखाई जाती है कि अचानक उसे दो बड़ी बड़ी असाधारण रूप से बड़ी आंखें दिखाई दी। वे महमूदा की आंखें थी जो अभी तक कुंवारी थी। मुस्तकीम औरतों लड़कियों के झुरमुट में घिरा था। महमूदा की आंखें देखने के बाद उसे जरा अनुभव न हुआ कि आरसी मुसफ की रस्म कब शुरू और कब खत्म हुई। उसकी दुल्हन कैसी थी यह बताने के लिए उसे मौका दिया गया, मगर महमूदा की आंखें उसको दुल्हन और उसके बीच एक काले मखमली पर्दे की भांति बाधक हो गई। उसने चोरी चोरी कई बार महमूदा की ओर देखा। उसकी हम उम्र लड़कियां सब चहचहा रही थी। मुस्तकीम से बड़े जोरों पर छेड़खानी हो रही थी, मगर वह अलग थलग खिड़की के पास घुटनों पर ठोड़ी जमाए खामोश बैठी थी। उसका रंग गोरा था। बाल तख्तियों पर लिखने वाले शाही की भांति काले तथा चमकीले थे। उसने सीधी मांग निकाल रखी थी जो उसके अंडाकार चेहरे पर बहुत जचती थी। मुस्तकीम का अनुमान था कि उसका कद छोटा है, अतः जब उठा तो उसका प्रमाण भी मिल गया। उसका लिबास बहुत साधारण था। दुपट्टा जब उसके सिर से ढलका और फर्श तक जा पहुंचा तो मुस्तकीम ने देखा कि उसका सीना बहुत ठोस और मजबूत है। भरा भरा जिस्म, तीखी नाक, चौड़ी पेशानी, छोटा सा मुंह और आंखें जो देखने को सबसे पहले दिखाई देती हैं। मुस्तकीम अपनी दुल्हन को घर ले आया। 2-3 मास बीत गए। वह खुश था इसलिए कि उसकी पत्नी सुंदर और सुघड़ थी, लेकिन वह महमूदा की आंखें न भूल सका था। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके दिल और दिमाग पर छा गई है। मुस्तकीम को महमूदा का नाम मालूम नहीं था। एक दिन उसने अपनी बीवी कुलसुम से यूं ही पूछा, वह लड़की कौन थी जो हमारी शादी पर जब आरसी मुसफ की रस्म अदा हो रही थी एक कोने में खिड़की के पास बैठी थी? कुलसुम ने जवाब दिया, मैं क्या कह सकती हूँ, उस वक्त कई लड़कियां थी। मालूम नहीं आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। मुस्तकीम ने कहा, वह लड़की जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। कुलसुम समझ गई। ओहो, आपका मतलब महमूदा से है? हाँ, वाकई उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन बुरी नहीं लगती। गरीब घराने की लड़की है ना, बहुत कम बोलने वाली और शरीफ। कल ही उसकी शादी हुई है। मुस्तकीम को सहसा एक धक्का लगा। उसकी शादी हो गई कल? हाँ, मैं कल वहीं तो गई थी। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैंने उसे एक अंगूठी दी है? हाँ, मुझे याद आया, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि तुम जिस सहेली की शादी पर जा रही हो वह लड़की वही है, बड़ी आंखों वाली। कहाँ शादी हुई उसकी? कुलसुम ने गिलौरी बनाकर अपने पति को देते हुए कहा, अपने अजीजों में। खाविंद उसका रेलवे वर्कशॉप में काम करता है। 150 रुपए माहवार तनख्वाह है। सुना है बेहद शरीफ आदमी है। मुस्तकीम ने गिलौरी कल्ले के नीचे दबाई। चलो, अच्छा हो गया। लड़की भी जैसा तुम कहती हो शरीफ है। कुलसुम से ना रहा गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसका पति महमूदा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसने कहा, ताज्जुब है कि आपने उसे एक नजर देखने पर भी याद रखा। मुस्तकीम ने कहा, उसकी आंखें कुछ ऐसी है कि आदमी उन्हें भूल नहीं सकता। अच्छा बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कुलसुम दूसरा पान बना रही थी। थोड़ी सी फुर्सत के बाद वह अपने पति से कहने लगी, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो उसकी आंखों में कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता। मर्द न जाने किन निगाहों से देखते हैं। मुस्तकीम ने यही उचित समझा कि इस विषय पर अब आगे बातचीत नहीं होनी चाहिए, इसलिए उत्तर में वह मुस्कुराकर उठा और अपने कमरे में चला गया। इतवार की छुट्टी थी। सदा की भांति उसे अपनी पत्नी के साथ मैटनी शो देखने जाना चाहिए था, मगर महमूदा का जिक्र छेड़कर उसने दिमाग को बोझिल बना लिया था। उसने आराम कुर्सी में लेटकर तिपाही पर से किताब उठाई जिसे वह 2 बार पढ़ चुका था। उसने पहला पन्ना निकाला और पढ़ने लगा, परंतु अक्सर गड़बड़ होकर महमूदा की आंखें बन जाते। मुस्तकीम ने सोचा,
शायद कुलसुम ठीक ही कहती है कि उसे महमूदा की आंखों में कोई आकर्षण नजर नहीं आता। हो सकता है किसी और मर्द को भी नजर ना आए, एक सिर्फ मैं ही हूं जिसे दिखाई दिया है। पर क्यों? मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि वह मेरे दिल व दिमाग पर छा गई। इसमें ना तो उन आंखों का दोष है, ना मेरी आंखों का जिनसे मैंने उन्हें देखा। इसके बाद मुस्तकीम ने महमूदा के विवाह के बारे में सोचना प्रारंभ किया। चलो, हो गई उसकी शादी, अच्छा हुआ। लेकिन दोस्त, यह क्या बात है कि तुम्हारे दिल में हल्की सी टीस उठती है? क्या तुम चाहते हो कि उसकी शादी ना हो, सदा कुंवारी रहे? क्योंकि तुम्हारे दिल में उससे शादी करने की इच्छा तो कभी उत्पन्न नहीं हुई। तुमने उसके बारे में कभी एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। फिर यह जलन कैसी? इतनी देर तुम्हें उसे देखने का कभी विचार नहीं आया, पर अब तुम उसे क्यों देखना चाहते हो? और यदि कभी उसे देख भी लो तो क्या कर लोगे? बोलो ना, क्या करोगे? मुस्तकीम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। असल में उसे मालूम ही नहीं था कि वह चाहता क्या है। यदि कुछ चाहता भी तो क्यों चाहता है? महमूदा की शादी हो गई थी, और वह भी केवल एक दिन पहले, यानी उस समय जबकि मुस्तकीम पुस्तक पढ़ रहा था। महमूदा निश्चय ही दुल्हन के लिबास में या तो अपने मायके में या तो अपने ससुराल में शर्माई लजाई बैठी थी। वह खुद शरीफ थी, उसका पति भी शरीफ था। रेलवे वर्कशॉप में नौकर था और 150 रुपए मासिक वेतन पाता था। बड़ी खुशी की बात थी। मुस्तकीम की हार्दिक इच्छा थी कि वह खुश रहे, आजीवन सुखी रहे। लेकिन उसके दिल में जाने क्यों एक टीस सी उठती थी जो उसे व्याकुल कर देती थी। मुस्तकीम अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि यह सब बकवास है। उसे महमूदा के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचना चाहिए। 2 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस दौरान में उसे महमूदा के बारे में कुछ मालूम न हुआ और न उसने कुछ मालूम करने का प्रयत्न किया। यद्यपि वह और उसका पति बंबई में डोंगरी की गली में रहते थे। मुस्तकीम हालांकि डोंगरी से बहुत दूर महीम में रहता था, लेकिन अगर वह चाहता तो बड़ी आसानी से महमूदा को देख सकता था। एक दिन कुलसुम ने ही उससे कहा, आपकी उस बड़ी बड़ी आंखों वाली महमूदा के नसीब बहुत बुरे निकले। चौंक कर मुस्तकीम ने चिंतित स्वर में पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुलसुम ने गिलौरी बनाते हुए कहा, उसका खाविंद एकदम मौलवी हो गया है। तो उससे क्या हुआ? आप सुन तो लीजिए। वह हर वक्त मजहब की बातें किया करता है, लेकिन वही उटपटांग किस्म की वजीफे करता है, चिल्ले काटता है। महमूदा को मजबूर करता है कि वह भी ऐसा ही करे। फकीरों के पास घंटों बैठा रहता है। घर बार से बिल्कुल गाफिल हो गया है। दाढ़ी बढ़ाई है, हाथ में हर वक्त तस्बीह रहती है। काम पर कभी जाता है, कभी नहीं जाता। कई कई दिन गायब रहता है। वह बेचारी कुटती रहती है। घर में खाने को कुछ होता ही नहीं, इसलिए फाके करती है। और जब उससे शिकायत करती है तो आगे से जवाब मिलता है कि फाका कसीर अल्लाह तबारक तली को बहुत प्यारी है। कुलसुम ने सब कुछ एक सांस में कहा। मुस्तकीम ने पानदानियों में थोड़ी सी छलियां उठाकर मुंह में डाली। कहीं दिमाग तो नहीं चल गया उसका? कुलसुम ने कहा। महमूदा का तो यही ख्याल है। ख्याल क्या, उसे तो यकीन है। गले में बड़े बड़े मनकों वाली माला डाले फिरता है, कभी कभी सफेद रंग का चोला भी पहनता है। मुस्तकीम गिलौरी लेकर अपने कमरे में चला गया और आराम कुर्सी में लेटकर सोचने लगा, यह क्या हो गया? ऐसा पति तो बड़ा दुखदाई होता है। गरीब किस मुसीबत में फंस गई। मेरा ख्याल है कि पागलपन के कीटाणु उसके अंदर शुरू से ही मौजूद होंगे, जो अब एकदम उभर आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब महमूदा क्या करेगी? उसको तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं। कुछ लोग शादी करके लाहौर से आए थे और वापस चले गए थे। क्या महमूदा ने अपने माँ बाप को लिखा होगा? नहीं नहीं, उसके तो माँ बाप, जैसे कि कुलसुम ने एक बार कहा था, बचपन में ही मर गए थे। शादी उसके चाचा ने ही की थी। डोंगरी में शायद उसकी जान पहचान का कोई हो। लेकिन नहीं, जान पहचान का कोई होता तो वह फाके क्यों मारती? कुलसुम क्यों ना उसे अपने घर यहाँ ले आए। पागल हो गए हो मुस्तकीम? होश के नाखून लो। मुस्तकीम ने एक बार फिर इरादा किया कि महमूदा के बारे में नहीं सोचेगा, इसीलिए कि उससे कोई लाभ नहीं होगा, बेकार मगजमारी की। बहुत दिनों के बाद कुलसुम ने एक रोज उसे बताया कि महमूदा का पति, जिसका नाम जमील था, करीब करीब पागल हो गया है। मुस्तकीम ने पूछा, क्या मतलब? कुलसुम ने जवाब दिया,
मतलब यह कि अब रात को एक सेकंड के लिए भी नहीं सोता। जहाँ खड़ा है बस वहीं घंटों खामोश खड़ा रहता है। महमूदा गरीब रोती रहती है। मैं कल उसके पास गई थी, बेचारी का कई दिन का फाका था। मैं 20 रुपये देकर आई। मेरे पास इतने ही थे ना उस समय। मुस्तकीम ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने। जब तक उसका पति ठीक नहीं होता कुछ ना कुछ दे आया करो, ताकि गरीब को फाके की नौबत ना आए। कुसुम ने सोचा, फिर कुछ सोच विचार के बाद विस्तृत स्वर में कहा, असल में बात कुछ और है। क्या मतलब? महमूदा का ख्याल है कि जमील ने महज एक ढोंग रचा रखा है। वह पागल वागल हरगिज नहीं। बात यह है कि वह क्या? वह औरत के काबिल नहीं। यह कमजोरी दूर करने के लिए वह फकीरों और सन्यासियों से टोने टोटके लेता रहता है। मुस्तकीम ने कहा, यह बात तो पागल होने से ज्यादा अफसोसजनक है। महमूदा के लिए तो यह समझो कि घरेलू जिंदगी एक बला बनकर रह गई है। मुस्तकीम यह कहकर अपने कमरे में चला गया और महमूदा की दुर्दशा के बारे में सोचने लगा। ऐसी स्त्री का जीवन क्या होगा जिसका पति सर्वथा निष्क्रिय है। कितनी उमंगे होंगी उसके हृदय में। उसके यौवन में कितने कपकपा देने वाले स्वप्न देखे होंगे। उसने अपनी सहेलियों से कुछ नहीं सुना होगा क्या? कितनी निराशा हुई होगी बेचारी को जब उसे चारों ओर शून्य ही शून्य दिखाई दिया होगा। उसने अपनी गोदधारी करने के बारे में कई बार सोचा होगा। जब डोंगरी में किसी के यहाँ बच्चा होने की सूचना उसे मिलती होगी तो बेचारी के दिल पर गुस्सा सा लगता होगा। अब क्या करेगी वह? ऐसा ना हो कि कहीं वह आत्महत्या कर ले। 2 वर्ष तक उसने किसी को यह राज न बताया, परंतु उसका सीना फट गया। खुदा उसके हाल पर रहम करे। बहुत दिन गुजर गए। मुस्तकीम और कुलसुम छुट्टियों में पंचगनी चले गए। वहां 2.5 महीने रहे। वापस आए तो 1 मास के पश्चात कुलसुम के यहाँ लड़का पैदा हुआ। वह महमूदा के घर न जा सकी, लेकिन एक दिन उसकी सहेली जो महमूदा को जानती थी उसे बधाई देने आई। उसने बातों बातों में कुलसुम से कहा, कुछ सुना तुमने? वह महमूदा है ना, बड़ी बड़ी आंखों वाली? कुलसुम ने कहा, हाँ हाँ, डोंगरी में रहती है जो। खाविंदी की बेपरवाही ने गरीब को बुरी बातों पर मजबूर कर दिया है, कुलसुम की सहेली ने कहा। कुलसुम ने बड़े दुख भरे स्वर में पूछा, कैसी बुरी बातों पर? अब उसके यहाँ गैर मर्दों का आना जाना शुरू हो गया है। छी, झूठ। कुलसुम की सहेली का दिल धक धक करने लगा। कुलसुम की सहेली ने कहा, नहीं कुलसुम, मैं झूठ नहीं कहती। मैं परसों उससे मिलने गई थी। दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी कि अंदर से नौजवान मर्द जो मेमन मालूम होता था बाहर निकला और तेजी से नीचे उतर गया। मैंने उससे मिलना मुनासिब न समझा और वापस चली गई। यह तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। खुदा उसे गुनाह के रास्ते से बचाए रखे। हो सकता है वह मेमन उसके खाविंद का कोई दोस्त हो। कुलसुम ने खुद को धोखा देते हुए कहा। उसकी सहेली मुस्कुराई। दोस्त चोरों की तरह दरवाजा खोलकर भागा नहीं करते। कुलसुम ने अपने पति से बात की तो उसे बहुत दुख हुआ। वह कभी नहीं रोया था, लेकिन कुलसुम ने जब उसे यह दर्दनाक खबर बताई कि महमूदा पाप मार्ग पर जा रही है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि महमूदा उनके यहाँ रहेगी। अतः उसने अपनी पत्नी से कहा, यह बड़ी भयानक बात है। तुम ऐसा करो, अभी जाओ और महमूदा को यहाँ ले आओ। कुलसुम ने बड़े रुखेपन से कहा, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। क्यों? मुस्तकीम के स्वर में विस्मय था। बस मेरी मर्जी। वह मेरे घर में क्यों रहे? इसलिए कि आपको उसकी आंखें पसंद है। कुलसुम के बोलने का ढंग बहुत विषैला और व्यंग्यपूर्ण था। मुस्तकीम को बहुत क्रोध आया, किंतु वह उसे पी गया। कुलसुम से बहस करना व्यर्थ था। अब केवल यही हो सकता था कि वह कुलसुम को निकालकर महमूदा को ले आए, पर वह ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। मुस्तकीम की नीयत बिल्कुल नेक थी और उसे खुद पर इसका एहसास था। असल में उसने किसी गंदे दृष्टिकोण से महमूदा को देखा ही नहीं था। हाँ, उसकी आंखें उसे बेहद पसंद थी, इतनी कि वह बयान नहीं कर सकता था। वह पाप के मार्ग पर अग्रसर हो चुकी थी और उसने सिर्फ कुछ कदम उठाए थे। उसे विनाश के गड्ढे से बचाया था। मुस्तकीम ने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी रोज़ा नहीं रखा था, कभी खैरात नहीं दी थी। खुदा ने उसे कितना अच्छा मौका दिया था कि वह महमूदा को गुनाह के रास्ते से घसीट कर ले आए
और तलाक वगैरह दिलवाकर उसकी किसी और से शादी कर दे। मगर वह सब सबाब का काम नहीं कर सकता था, इसीलिए कि वह अपनी बीवी का दबेल था। बहुत देर तक मुस्तकीम का अंतःकरण उसे झिड़कता रहा। एक दो बार उसने यत्न किया कि उसकी पत्नी सहमत हो जाए, पर जैसा कि मुस्तकीम को मालूम था ऐसा प्रयास निरर्थक था। मुस्तकीम का विचार था कि और कुछ नहीं तो कुलसुम महमूदा से मिलने जरूर जाएगी, मगर उसे निराशा हुई। कुलसुम ने उस रोज के बाद महमूदा का नाम तक नहीं लिया। अब क्या हो सकता था? मुस्तकीम खामोश रहा। लगभग 2 वर्ष बीत गए। एक दिन घर से निकलकर मुस्तकीम ऐसे ही दिल बहलाने के लिए फुटपाथ पर चहलकदमी कर रहा था कि उसने कसाईयों की बिल्डिंग की ग्राउंड की खोली के बाहर महमूदा की आंखों की झलक देखी। मुस्तकीम 2 कदम आगे निकल गया। फौरन मुड़कर उसने देखा महमूदा ही थी। वही बड़ी बड़ी आंखें थीं। वह एक यहूदन के साथ जो उस खोली में रहती थी बातें करने में व्यस्त थी। इस यहूदन को सारा महीम जानता था। अधेड़ उम्र की औरत थी। उसका काम अय्याज मर्द के लिए लड़कियां उपलब्ध कराना था। उसकी अपनी 2 जवान लड़कियां थीं जिनसे वह पेशा कराती थी। मुस्तकीम ने जब महमूदा का चेहरा बड़े ही बेहुदा तरीके से मेकअप किए हुए देखा तो वह गरज उठा। अधिक देर तक वह दुखद हृदय देखने की शक्ति उसमें न थी। वहां से फौरन चल दिया। घर पहुंचकर उसने कुलसुम से इस घटना का जिक्र न किया, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं रही थी। महमूदा पूर्णतः शरीर बेचने वाली औरत बन चुकी थी। मुस्तकीम के सामने जब भी उसका बेहुदा कामोत्तेजक रूप से मेकअप किया हुआ चेहरा आता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसके अंतःकरण ने उससे कहा, मुस्तकीम, जो कुछ तुमने देखा है उसका कारण तुम हो। क्या हो जाता यदि तुम अपनी बीवी की कुछ दिनों की नाराजगी बर्दाश्त कर लेते? ज्यादा से ज्यादा इस अरसे में वह मायके चली जाती, मगर महमूदा की जिंदगी उस गंदगी से तो बच जाती जिसमें वह इस समय धसी हुई है। कि तुम्हारी नीयत नेक नहीं थी? अगर तुम सच्चाई पर थे और सच्चाई पर रहते तो कुलसुम एक न एक दिन अपने आप ठीक हो जाती। तुमने बड़ा जुल्म किया, बहुत पाप किया। मुस्तकीम अब क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। पानी सिर से गुजर चुका था। चिड़िया सारा खेत चुग गई होगी। अब कुछ भी नहीं हो सकता। मरते हुए रोगी को अंतिम समय ऑक्सीजन सुंघाने वाली बात थी। थोड़े दिनों के बाद बंबई का वातावरण सांप्रदायिक दंगों के कारण बड़ा ही भयंकर हो गया था। बंटवारे के कारण देश के चारों ओर विनाश और लूट का बाजार गर्म था। लोग धड़ाधड़ हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे। कुलसुम ने मुस्तकीम को मजबूर किया कि वह भी बंबई छोड़ दे। अतः जो पहला जहाज मिला उसकी सीटें बुक करा के मियाँ बीवी कराची पहुंच गए और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। 2.5 बरस बाद इस कारोबार में उन्नति होने लगी। इसीलिए मुस्तकीम ने नौकरी का विचार त्याग दिया। एक रोज शाम को दुकान से उठकर वह टहलते हुए सदर जा निकला। जी चाहे एक पान खाए। 20-30 कदम के फासले पर उसे एक दुकान नजर आई जिस पर काफी भीड़ थी। आगे बढ़कर वह दुकान के पास पहुंचा। क्या देखता है कि महमूदा बैठी पान खा रही है। चेहरे पर उसी किस्म का भद्दा मेकअप है। लोग उससे गंदे गंदे मजाक कर रहे हैं और वह हंस रही है। मुस्तकीम के होश हो हवास गायब हो गए। सोच रहा था कि वहां से भाग जाए कि महमूदा ने उसे पुकारा, इधर आओ दूल्हे मियाँ, तुम्हें एक फर्स्ट क्लास पान खिलाएं। अरे हम हैं तुम्हारी शादी में शरीक थे। मुस्तकीम बिल्कुल पथरा गया। तो ये थी आज की कहानी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।